इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। ठीक है, टाइफाइड जैसा कि आप जानते हैं हमारी जनरल प्रैक्टिस में बहुत ही कॉमन बीमारी है। साथ ही में इसका जो सही डायग्नोसिस कैसा है, क्या होगा, यानी कि हम कैसे पहचाने कि किसी पेशेंट जो हमारे पास आया है उसमें टाइफाइड है या नहीं। ठीक है, साथ ही में इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट होगा वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस जानना है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में अगर हम डायग्नोस सही कर पाएंगे तभी हम ट्रीटमेंट भी किसी पेशेंट को अच्छा है, किसी मरीज को दे पाएंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी मोर जनरल प्रैक्टिस रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं टाइफाइड का कुछ बेसिक्स के बारे में। देखिए, अगर आप कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने थोड़ा बहुत भी आपको पता है, तो टाइफाइड क्या है? एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया से। ठीक है, और बैक्टीरिया से होने के बाद जो बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होगा कौन सा होता है, वो है साल्मोनेला टाइफी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टाइफाइड। ठीक है, अब ये फैलता कैसे है, मेन बात तो ये आती है। ये कैसे फैलता है? ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड मतलब ऐसा खाना और पानी जिसके अंदर पहले से ही ये जो साल्मोनेला टाइफी है ना वो प्रेजेंट है, और आपने उस खाने को खा लिया या पानी को पी लिया, यानी कि जो खाना है वो एक तो साफ़ सफाई वाले एरिया में नहीं है, सही रूप से पका हुआ नहीं है, पानी सही से उबला नहीं है, उसको अगर आप खा लेते हैं तो आपको ये बीमारी हो जाती है। 99% ऐसे ही होती है। आपको मैंने पॉजिटिव एजेंट यानी किससे होती है वो बता दिया है, साल्मोनेला टाइफी। एटलीस्ट थोड़ी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ना, वो एज अ जनरल प्रैक्टिशनर आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बेसिक इसका पता होना चाहिए। ठीक है, जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है यानी कि जो जीवाणु है वो कहाँ जाके सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है? वो हमारी जो आंत है, छोटी आंत। छोटी आंत का कौन सा पार्ट? एक पार्ट होता है, वो होता है इलियम। इलियम्स के अंदर पेयर्स पैचेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो जीवाणु है यानी कि जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर ही जाके इन्वेड करता है, यानी कि यहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद वो क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, यानी कि अपनी संख्या बढ़ाता है वहाँ पे। जब इसकी संख्या बढ़ती है तो हमारे खून के अंदर कई सारे एंडोटॉक्सिन्स, कुछ पदार्थ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? फीवर और ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो क्या है, बस इतना याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है आंत में मुख्य रूप से जाके बैठ जाता है, वहाँ से ये फर्दर आगे जाके और जो सिम्टम्स हैं, साइन हैं, वो सब चीज़ें दिखाता है। तो इतनी बात आपको पता चल गई टाइफाइड के बारे में। अब हम देखेंगे इसके मुख्य रूप से क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहला तो साइन एंड सिम्टम्स जो है वो है इसमें स्टेप लैडर फीवर, यानी कि जो मरीज अगर आपके पास आएगा ना, वो क्या बताएगा कि साहब, डॉक्टर साहब, मुझे जो दिन में है ना किसी टाइम पे तो कम बुखार आता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसमें मेरा जो फीवर है यानी कि बुखार है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। यानी कि आपको डॉक्टर बताएगा कि साहब, मुझे पहले दिन तो हो सकता है कम बुखार था, लेकिन दूसरे दिन मुझे और बुखार का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, तीसरे दिन और बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें फीवर कैसा होगा? वो होगा स्टेप लैडर की फॉर्म में, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ फीवर आपको मरीज आपको बताएगा। सबसे पहले तो आपको फीवर की शिकायत होगी। फीवर के बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द। जो पेशेंट आएगा, जो मरीज आएगा, वो क्या बताएगा कि साहब, मेरे को सबसे पहले तो बुखार आया था यानी फीवर आया था, उसके बाद मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ठीक है, पेट में दर्द शुरू होने के बाद वो आपको बताएगा कि या तो उसे कब्ज की समस्या हुई, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद या आपको बता सकता है कि उसे डायरिया हुआ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डायरिया प्रीडोमिनेंट हो यानी कि डायरिया ज़्यादा हो, या कब्ज हो। यह दोनों चीज़ें साथ साथ भी हो सकती हैं। तो मुख्य कौन से सिम्टम आपको टाइफाइड में देखने हैं? टाइफाइड में सबसे वही सिम्टम है, जनरल सिम्टम, स्टेप लैडर फीवर, यानी कि फीवर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले दिन कम होगा, दूसरे दिन और ज़्यादा फीवर की समस्या आएगी। फीवर के साथ साथ जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो है, जो हमारा जो पेट है, आंत है, वहाँ पे क्या दिखाई देगा? एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होगा। साथ ही में कॉन्स्टिपेशन पहले होगा, बाद में उसे डायरिया हो जाएगा, यानी कि जो आपका जो मल है वो ना पतला आना लगेगा। उसके साथ ही आपकी स्किन में कैसा हो सकता है? रोज स्पॉट्स। कैसे? पिंक मैक्यूलेज। देखिए, ये कोई पर्टिकुलर सिम्टम इसके बेस पे डिसाइड नहीं होता, क्योंकि ये जो रोज स्पॉट जैसे कि ऐसे जो स्पॉट्स है ना, ये और भी फीवर्स में देखने को मिलते हैं। डेंगू में भी हो सकता है, मलेरिया में भी हो सकता है, तो ये कन्फर्मेटरी सिम्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा, ये उस अगर दो चीज़ें, फीवर है, एब्डोमिनल पेन है। एब्डोमिनल पेन के साथ आपको ये बताता है कि ऐसे स्पॉट्स आपके उसके मरीज के ऊपर पड़े हुए हैं, तब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही में क्या रहेगा? सर दर्द हो सकता है। ठीक है,
कन्फ्यूजन की स्टेट हो सकती है उसे, यानी कि वो सही से चीज़ें याद नहीं कर पा रहा है, ये सारी समस्याएं उसमें हो सकती हैं। साथ ही में उसे कमज़ोरी तो होगी वीकनेस, भूख ना लगना ये भी एक सिम्टम हो सकता है, यानी कि एनोरेक्सिया। साथ ही में उसके जो लीवर और स्प्लीन होता है ना, उसमें भी सूजन हो सकती है। तो कैसे क्या सिम्टम मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फीवर यानी कि बुखार जो है वो कैसा होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। पेशेंट पहले दिन आएगा, बोलेगा कि मुझे बुखार जो कम था, दूसरे दिन बुखार और बढ़ गया, तीसरे दिन बुखार और बढ़ गया, और साथ ही में मुझे क्या होने लगा, पेट में दर्द भी होने लगा। पेट में दर्द के बाद क्या बताएगा कि मुझे जो लेट्रिन है या जो स्टूल है जो उसने पास किया वो पतला आने लगा है, ठीक है, कैसा आने लगा है, पतला। तो इन 3 सिम्टम के बेस पे आपको 99% डायग्नोसिस बना सकते हैं कि उसको क्या होगा, टाइफाइड। क्योंकि ऐसे और जो सिम्टम्स हैं ना वो और किसी चीज़ में नहीं मिलते, क्योंकि डेंगू में भी अलग सिम्टम होते हैं, मलेरिया में भी थोड़े अलग सिम्टम होते हैं। डेंगू में क्या होगा, वो आपको बताएगा कि उसके जॉइंट में भी पेन होगा, ठीक है, आँखों के पीछे भी दर्द बता सकता है। तो इन चीज़ों के बेस पे आप डेंगू मलेरिया जैसे सिम्टम हटा देंगे। तो समझ गए सिम्टम्स कैसे ध्यान रखना है। सिम्टम सिंपल है, फीवर आएगा, फीवर बताएगा कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। फीवर के बाद आपको बताइए कि साहब मेरे पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द के बाद मुझे डायरिया हो गई, साथ ही में भूख नहीं लग रही है और वीकनेस जैसी समस्या है। तो इस बेस पे आप डिसाइड कर लेंगे। तो इसका एक ट्रिक कह लें हम, उसके बेस पे इसको याद रख सकते हैं फैक्ट्स के, यानी कि फीवर कैसा, स्टेप लैडर, ऐसे हम याद रख सकते हैं पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद डायरिया, उसके बाद टंग कोटेड हो सकती है या रोज स्पॉट्स भी पड़ सकते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्योंकि डायग्नोसिस हमें अंदाज़ा तो लग गया, लेकिन अगर हमें कंफर्म करना है तो क्या करेंगे। देखिए, कंफर्म करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने गांव एरिया में क्या कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं। लेकिन विडाल टेस्ट की एक वीकनेस है, यानी कि एक कमज़ोरी है कि ये 99% केसेस में अगर किसी जो मरीज़ है ना, अगर उसको टाइफाइड नहीं है ये तब भी पॉजिटिव आ जाता है। तो ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इससे अच्छा तो आप करा सकते हैं टाइफीडॉट, ठीक है। टाइफीडॉट जो है ना थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा सही जानकारी आपको बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके अलावा सबसे अच्छा टेस्ट है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा मरीज आता है जो हर 2 महीने में आपको शिकायत करता है कि साहब मेरे को बुखार है, आप उसका वो यही सब कराते हैं, वो फिर से पॉजिटिव आ जाता है। तो सबसे अच्छा टेस्ट है इसका ब्लड कल्चर, ठीक है। ब्लड कल्चर आप कराएंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। आपको बता देगा कि हाँ टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर है या नहीं, साथ ही में कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है या कौन सी सेंसिटिव है, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा, ठीक है। ये कब कराना है, देखिए पहले तो नहीं करा सकते क्योंकि महंगा टेस्ट है, 700 से 800 रुपये का होता है। कोई गरीब आदमी है तो पहले दिन ही अगर आप ब्लड कल्चर लिख देंगे तो आगे तो पेशेंट आने वाला नहीं है आपके पास। तो कोशिश करें सबसे पहले विडाल की जगह अगर आपको वो लगता है ना, तो टाइफीडॉट कराने की कोशिश करें। टाइफीडॉट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो अपना ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। ब्लड जो विडाल टेस्ट है ना आजकल बहुत ही रिलायबल है ही नहीं, मतलब ऐसा समझो हर कोई विडाल टेस्ट कराने में लगा है, लेकिन वो 99% केस में पॉजिटिव आ रहा है। जिसको टाइफाइड है उसको भी आ रहा है, नहीं है उसको भी आ रहा है, एंटीबायोटिक दिए पड़े हैं, रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है एंटीबायोटिक का, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या तो टाइफीडॉट कराएं, टाइफीडॉट से के बाद भी अगर पेशेंट हर 2-3 महीने में यही सेम सिम्टम लेके आ रहा है तो वही भाई कराना है ब्लड कल्चर, ठीक है। अगर ब्लड कल्चर में बैक्टीरिया निकलता है तभी हमें देना है एंटीबायोटिक, वरना नहीं देना है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है ना टाइफाइड फीवर का, वो तो एक तो है जनरल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हमें क्या बोलना है, बेड रेस्ट ड्यूरिंग फीवर फेज, जब तक फीवर रहेगा हमें उसे कंप्लीट रेस्ट पे रखना है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन मतलब उसे पानी, उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना। तो इसके लिए हमें ORS उसको पीने की सलाह दे सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम उसे IV फ्लूइड्स यानी बोतल जैसी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिशन डाइट कैसी, सॉफ्ट डाइट देनी है उसे, ज़्यादा तला भुना खाना नहीं देना है, खिचड़ी जैसी चीज़ें उसको देनी है। तो 3 चीज़ें तो हमें पता चल गई। साथ ही में फीवर के लिए पैरासीटामोल देना है, क्या देना है, पैरासीटामोल फीवर के लिए। साथ ही में इसमें कौन सी एंटीबायोटिक बेस्ट है ये भी जान लें। देखिए, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड फीवर है, अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब आपको सिर्फ लग रहा है कि अभी 4-5 दिन से सिम्टम आया है, रोगी एकदम ना, तो जब आपने CBC वगैरह कुछ अगर करा के देखते हैं तो उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, RBC भी उसका नॉर्मल है, यानी कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं लग रही है आपको, तो आप एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी ओरल एंटीबायोटिक कौन सी है इसके लिए, सबसे अच्छा चॉइस ऑफ ड्रग है इस टाइम पे सिफेक्सिम। सिफेक्सिम के साथ आप अगर ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन देंगे ना, कोई भी पेशेंट है सिफेक्सिम के साथ अगर उसे ऑफ्लॉक्सासिन भी देंगे ना, तो ये सबसे अच्छा काम करता है अभी, ठीक है। चांसेस हैं कि 90% पेशेंट इससे ठीक हो जाएगा,
कौन सा कॉम्बिनेशन, सिफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन देना है, पेशेंट 99% ठीक हो जाएगा। अगर प्लेन सिफेक्सिम देनी है तो उसको कौन सी डोज हमें कितनी डोज देनी है, 10 से 20 mg पर kg पर डे देना है। यानी कि आप कितना दे सकते हैं, अगर 60 किलो का आपको लग रहा है उस इंडिविजुअल का है तो लगभग उसको 1200 mg तक आप दे सकते हैं, यानी कि 600 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। वरना कोशिश करें कि उसको 300 mg की 2 टैबलेट दिन में दे सकते हैं BD, ठीक है। सिफेक्सिम या ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो वो अलग नाम से आता है, क्योंकि और सिर्फ सिफेक्सिम दे रहे हैं तो मैं सिफेक्सिम की डोज आपको बता दी है, ठीक है। साथ ही में ऐसा कोई पेशेंट आता है जो सिफेक्सिम ले चुका है, ऑफ्लॉक्सासिन ले चुका है पहले, आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या क्या देना है उसको, हो सकता है उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जैसा टाइफाइड है कि नॉर्मल बैक्टीरिया हो सकता है, नॉर्मल जो टाइफाइड है उसके शरीर में काम ना कर रही हो, तो उसके लिए आप सबसे अच्छा ड्रग दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का भी वही है 10 to 20 mg पर kg पर डे, यानी कि मैक्सिमम 1 ग्राम ही देना है एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं देना। तो 500 mg की अगर आप एक गोली एक दिन में भी दे देंगे तो भी सफिशिएंट है, या 600 mg की एक गोली एक दिन में दे दें, कितने दिन के लिए, 5 से 7 दिन के लिए, तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन की जो है ना वो एक बार दिन में एक टैबलेट ही दी जाती है, उसको दो बीडी नहीं दी जाती है, ये बात को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप इंडिविजुअल को 500 mg की दिन में 2 बार टैबलेट खिला रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन दिन में एक बार ही दिया जाता है। वहीं सिफेक्सिम जो है वो आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, सिफेक्सिम BD, ठीक है। तो ये दोनों टैबलेट मेरे हिसाब से आपको साथ में देने की ज़रूरत नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन तभी दें जब आपको लगता है कि पेशेंट कहीं और से आया है, उसको जो है ना नॉर्मल एंटीबायोटिक है जो 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, हमारी सिफेक्सिम है, वो काम नहीं कर रही है, तभी देना है, ठीक है। साथ ही में आजकल सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ना वो तो मोस्ट केसेस में रेजिस्टेंट है या ये जो काम नहीं करती है, तो इसको देने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ना डायरिया वगैरह में लोग खाते रहते हैं, पेट खराब हुआ सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले ली तो इसके रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा है, सबसे कुछ कोई भी दवाई नहीं मिल रही है तो सिफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन का हमें कॉम्बिनेशन उसे दे देना है। अगर उससे ठीक नहीं होता है तो उसके बाद ही हमें एजिथ्रोमाइसिन देनी है। समझ गए इस बात को? हाँ, तो थोड़ी दिक्कत आ गई थी रिकॉर्डिंग में। तो क्या बता रहा था मैं आपको, सिफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन जो है ना उसका कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट आपको यही ट्राई करनी है, सिफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक में। अगर उससे ठीक नहीं होता है तभी आपको एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर जाना है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आजकल देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन है तो बिल्कुल ही नहीं देना सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि ये जो फ्लोरोक्यूनिनॉल्स होते हैं ना, ये चिल्ड्रंस के जो टिश्यू होते हैं उनको तोड़ देते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। आगे क्या देखना है हमें, अगर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सीवियर टाइफाइड है, 8-10 दिन हो गए हैं उसे, पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समस्या है, तो हम IV एंटीबायोटिक्स देते हैं। और IV एंटीबायोटिक्स में जो सेफ्ट्रेक्साजोन है ना, वही 90% केसेस में ये आपको राहत दे देता है। सेफ्ट्रेक्साजोन भी है ना, वो फिर 10 से 14 दिन तक उसके इंजेक्शन आपको लगातार पेशेंट को देने पड़ते हैं। ये जो है ना, इनकी जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सीवियर केसेस में देने को मिलते हैं। इसको एब्डोमिनल परफोरेशन वगैरह या कॉम्प्लिकेशन फर्दर डेवलप हो जाते हैं ना, उसमें देने की ज़रूरत है। आपको जनरल OPD में ये 3 से 4 दवाई टाइफाइड की ध्यान रखनी है। वो क्या बताया मैंने, सिफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन, तीसरा है हमारा एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्रेक्साजोन, ठीक है। अगर इन चीज़ों को भी आप यूज़ करेंगे तो आपका पेशेंट 99% ठीक हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उसको और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो एक इसका मेनोमिक है, यानी कि ट्रिक है, इसकी क्या याद रखना है, CAAR, कार से क्या, प्रिस्क्रिप्शन में C से सिफेक्सिम, A से एजिथ्रोमाइसिन, A से अवॉइड डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए पेशेंट में। आपको लग रहा है पानी कम है तो क्या करना है, IV फ्लूइड्स चढ़ाने हैं। एंटीपायरेटिक्स पैरासीटामोल फीवर के लिए देना है, उसको बोलना है रेस्ट, रिपीट कल्चर इफ नो रिस्पॉन्स। वही बात है, अगर आपके जो ट्रीटमेंट है उससे इन 3 मेडिकेशन से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा है ब्लड कल्चर कराना है और देखना है भाई कौन सा बैक्टीरिया है ब्लड में, क्या कैसा सिस्टम है, उसके अनुसार उसमें एंटीबायोटिक पहले से दे रखी होती हैं। फिर वो एंटीबायोटिक चलाओगे तो पेशेंट जो है 100% ठीक हो जाएगा। तो भाई जो ये सारी जानकारी थी टाइफाइड की, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको टाइफाइड पूरा समझ में आया होगा और आप ट्रीटमेंट करना भी सीख गए होंगे टाइफाइड का। डायग्नोसिस बनाना भी जान गए होंगे, क्या पेशेंट से क्या पूछना है, स्टेप लैडर फीवर, एब्डोमिनल पेन बताएगा, डायरिया की समस्या बताएगा, उसके बाद इन 3 से आपको अंदाज़ा लगाना है टाइफाइड की तरफ, उसके बाद टाइफी डॉट कराना है अपना, उसके बाद अपना एंटीबायोटिक थेरेपी और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए डिजीज़ और ट्रीटमेंट के साथ।